नमः संस्कृताय। प्रिय छात्रों, हम लोग वैसे तो रोज ही कुछ ना कुछ पढ़ते जरूर हैं और अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ रहे हैं। पहले अभिज्ञान शाकुंतलम और संधि दोनों हम पढ़ रहे थे, लेकिन बीच में कुछ व्याकरण का गैप हो गया। कुछ कारणों से, कुछ समय का अभाव रहता है, इस कारण से तो व्याकरण फिर से शुरू करने जा रहे हैं। जब हम संधि पढ़ा रहे थे तो इस चीज की मैंने कभी महसूस की कि आप बीच बीच में हमको कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, अंतस्थ, उस ये इन शब्दों का प्रयोग करना पड़ता था। तो अब जाहिर सी बात है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर बच्चों को बताया जाए तभी उनको पता होगा, और जनरली बच्चे इनमें कंफ्यूज रहते हैं कि क्या है। तो मैंने उसकी ही आज एक वीडियो बना दी है, आप उसको देखें कायदे से और समझने का प्रयास करें, जिसमें मैंने हर अक्षर को क्या कहा जाता है और कैसे अक्षर हैं उसका स्पष्ट ब्यौरा भी यहाँ पर बना दिया है और आपको समझाने जा रहा हूँ। अब देखिए, ये टोटल संस्कृत की वर्णमाला है। इसमें संस्कृत में जो भी वर्ण आते हैं उन सबके विषय में मैंने लिखा है। देखिए, जो आ ई उ री ली, ये स्वर तो है, ये स्वर है, लेकिन ये ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व मतलब हल्के स्वर, जिनमें मात्रा का अभाव है। मात्रा में ये बड़े, जैसे हम लोग छोटा बड़ा पढ़ते हैं तो छोटा और बड़ा टाइप वाले हैं, छोटे ह्रस्व है। और ये बड़ा आ जो लिखा हुआ आ ई उ रे, तो ये दीर्घ स्वर है। दीर्घ मतलब जिसमें उच्चारण में ज्यादा समय लग रहा है, दीर्घ है। तो ये ह्रस्व है और ये दीर्घ है। देखिए, ये आ ये भी है, ये भी है, लेकिन कभी ह्रस्व या दीर्घ बोला नहीं जाता है, सिर्फ उसको पहचानना होता है। जैसे हमने कहा आ तो ये ह्रस्व है, अब हमने कहा आ तो ये दीर्घ हो गया, ई तो ये ह्रस्व है, और ई तो दीर्घ हो गई। ये कहना ही गलत होता है कि बड़ी ई लिखो या छोटी ई लिखो। छोटी बड़ी बोला नहीं जाता है, उसका उच्चारण मात्र से हम पहचान लेते हैं कि ये छोटी है कि बड़ी है। जैसे उ छोटा उ तो बड़ा उ हो गया। तो इसमें आपको पहले ये हर्ष, ये जो छोटा बड़ा जिनको आप अपनी भाषा में कहते हैं वो हर्ष बोला जाता है, और बड़ा आ जो है ये दीर्घ में आता है। लेकिन कुछ स्वर ऐसे भी हैं जो मिश्र स्वर है, मिश्रित स्वर है। अब जैसे संधि में आपने पढ़ते हैं ए है, तो ए जो है आ और ई मिलके बनता है। आपने संधि में पढ़ा होगा, गुण संधि में, कि आ और प्लस ई बराबर ए, आ प्लस उ बराबर ओ। तो क्या है, ये मिश्र स्वर कहे जाएंगे। तो इसलिए ए ऐ ओ औ ये मिश्र विकृत स्वर के अंतर्गत आता है। देखिए, स्वर की तीन कैटेगरीज हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और मिश्र स्वर। ये है सब स्वर ही, देखिए ये सब स्वर ही है, लेकिन यहाँ पर इनको तीन कैटेगरी में बांटा गया है। ये ऊपर वाले ह्रस्व स्वर हैं, बीच वाले दीर्घ स्वर हैं, नीचे वाले मिश्रित स्वर हैं। मिश्र विकृत या मिश्रित स्वर भी कहा जाता है। अब देखिए, बीच बीच में आपको कवर्ग, चवर्ग ये भी बोला करते हैं जब संधि पढ़ाते हैं कुछ, तो आप, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन आपके स्तर से मुझे ऐसा ये भी फीलिंग्स आती है कि शायद ना समझ पा रहे हैं, क्योंकि छोटा बड़ा आप तो कोई पढ़ता है नहीं, एबीसीडी पढ़ते हैं सब लोग। तो अब देखिए, यहाँ पर कवर्ग लिखा हुआ है, तो कवर्ग में कितने वर्ण आएंगे? का, खा, गा, घा, अंगा। अगर आपसे कोई कवर्ग बोलता है तो उसका मतलब ये सारे वर्ण का मीन्स है कवर्ग। फिर कोई चवर्ग बोलता है तो चा, छा, जा, झा, इया, चा, छा, जा, झा, इया। चवर्ग का मतलब ये सारे वर्ण। फिर कोई टवर्ग कहता है, जब हम ही पढ़ाएंगे तो हम कहेंगे आपसे, तो आपको समझना होगा कि टवर्ग का मतलब टा, ठा, डा, ढा, णा, ये सारे वर्ण मिलकर के टवर्ग है। टवर्ग के अंतर्गत ये सारे वर्ण आते हैं। फिर टवर्ग के अंतर्गत ता, था, दा, धा, ना। जब तौर कहेंगे तो इसका मतलब होगा ता, था, दा, धा, ना। फिर पौर कहेंगे तो पा, फा, बा, भा, मा। पौर का मीन्स पा, फा, बा, भा, मा। फिर ये कुछ वर्ण अंतस्थ होते हैं, अंता में अंदर और स्थापित या रुके हुए। ठीक, तो ये कौन से वर्ण है? चार वर्ण है, या, वा, रा, दा। ये अंतस्थ वर्ण कहे जाते हैं। इनका प्रयोग कहां पर होगा हम आगे आपको बताएंगे, जहां जहां पर जरूरत पड़ेगी, लेकिन अभी आप जान लीजिए कि इनको अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। कुछ वर्ण ऊष्म वर्ण कहे जाते हैं, जैसे कि शा, शा, सा, हा। ये ऊष्म वर्ण इसलिए कहे जाते हैं कि इनको बोलने से हल्की सांस में गर्मी आती है। शा हल्का गर्मी का है, मतलब जो है गर्म वायु बाहर आती है, इसलिए शा, शा, शा। हा में भी देखिए, हा में हल्की गर्म वायु बाहर आती है, तो इसलिए ऊष्म वर्ण कहे जाते हैं। इसके बाद में इसमें अनुस्वार का भी काम है। हमने अनुस्वार संधि पढ़ाई जिसमें बताया था कि माँ के स्थान पे
ये अनुस्वार का चिन्ह हो जाता है यदि बाद में कोई व्यंजन हो। संधि पढ़ाई हमने, अगर वीडियो भी देख सकते हैं आप अनुस्वार संधि की है। और विसर्ग, जिसका भी मुख्य रोल है, क्योंकि इसको ये विसर्ग लगने के बाद ही कोई पद संस्कृत बनता है। जैसे कि राम, ये अगर हम खाली राम लिखते हैं तो ये संस्कृत शब्द नहीं है, जब इसके आगे हम विसर्ग लगा देते हैं तब ये संस्कृत बनता है, रामा। तो ये संस्कृत वर्णमाला के कुछ शब्द थे, और इसमें जहां पर भी आपको कुछ समझ में, देखिए इतना आपको समझ ही लेना है। अगर संधि समास कारक इत्यादि आपको पढ़ने हैं तो आपको या ये कह लीजिए अगर संस्कृत आपको पढ़नी है तो इतना आपको समझ ही लेना है। अगर ये नहीं समझ पाते तो आगे की व्याकरण समझ में नहीं आएगी। और या एक बात में ये भी कह सकते हैं कि सारा इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरा महेश्वर सूत्र इसी में मिल जाएगा। लेकिन महेश्वर सूत्र का क्या है, महेश्वर सूत्र सिस्टमैटिक लिखा हुआ है, इसमें हमने स्वर के अनुसार या कवर चौटर के अनुसार हमने इनको लिख दिया है आपकी सुविधा के अनुसार। आप इसको समझ लीजिए, और कहीं पर कोई दिक्कत हुई हो उसको कमेंट कर दीजिए, हम आपको समझाने का और प्रयास करेंगे। और तब तक के लिए इतना ही आज की वीडियो में। कल हम किसी नए टॉपिक के साथ आपसे फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।